चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। जब भी आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा गया होगा तो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर के बारे में, फिर बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स होता है रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो जैसे यहाँ लिखा गया है डेफिनेशन, इन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन the rate does not depends on the concentration of the reactant. Any of the reactant is called zero order of reaction. मीन जीरो ऑर्डर में बात करें जो रेट होगा वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स जीरो ऑर्डर के केस में क्या होता है? dx अपॉन dt इक्वल क्या आएगा? k आता है। dx अपॉन dt इक्वल क्या आएगा? के आएगा। इसे क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर देख रहे हैं रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर लिखा गया है सपोज ए केमिकल रिएक्शन, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, वो क्या ए से क्या बन रहा है? पी। ए मतलब क्या होगा? रिएक्टेंट और पी क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे समझना, ए जब टाइम टी था, टाइम टी जीरो था तो रिएक्टेंट कितना होगा? ये होगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा? जीरो। जब आपने टाइम को टी बोला तो टाइम इक्वल टी, तो रिएक्टेंट से आप ए माइनस एक्स निकला, प्रोडक्ट कितना बने? एक्स। ए माइनस एक्स क्या बचा? रिएक्टेंट, और एक्स क्या बन रहा? प्रोडक्ट बन रहा है। बात समझना, जितना रिएक्टेंट से निकलेगा वही हमारा प्रोडक्ट में बनेगा। अब आगे समझना, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ समझना, यहाँ पे जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यहाँ मैंने क्या लिखा? ए। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आप ए की पावर जीरो भी लिख सकते हैं या ए माइनस एक्स की पावर जीरो। बात समझ में आ रही? तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो पावर क्या होगा? जीरो। या आप क्या बोल सकते? dx अपॉन dt इक्वल के। यहाँ पे आप जीरो रखेंगे, नहीं जीरो था, जीरो ऑर्डर होता है, के जीरो ब्रैकेट ए की पावर जीरो। अब किसी की पावर जीरो मतलब क्या होता है? वन होता है। तो यहाँ क्या है? dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन। तो यहाँ पे देख रहे हैं dx अपॉन dt क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। मींस रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मींस यहाँ पे ग्राफ मिलेगा कंसंट्रेशन और रेट ऑफ द रिएक्शन dx अपॉन dt, और यहाँ पे कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ की बात करें, कंसंट्रेशन के ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कैसा मिलेगा? एक सर्कल में। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मीन्स यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच एक सिंपल सा ग्राफ मिल रहा है। अगर एक ग्राफ दिया गया है तो कौन सा रिएक्शन होगा? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यहाँ dx अपॉन dt पर क्या होगा? के जीरो। अगर आप इसको dx बराबर क्या लिख सकते हैं? के जीरो बोल लीजिए बच्चों इसको, के जीरो dt। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। फिर लिखा गया ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन दी बोथ साइड। आप इसका इंटीग्रेशन करिए। जो मैथ वाले बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो बाय वाले बच्चे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx के dt का। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड तो यहाँ पर क्या आएगा? dx का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, x इक्वल के जीरो
टी प्लस सी। सी हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, के माइनस के जीरो टी प्लस सी। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो बायो वाले होंगे उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना, आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस के जीरो टी प्लस सी। सी क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। यहाँ पे समझिएगा, जब टाइम टी जीरो था कंसंट्रेशन ए था, प्रोडक्ट जीरो बनेगा। जब टाइम टी दिया ए माइनस एक्स मीन्स ए से आपका एक्स निकला, प्रोडक्ट बन गया। तो अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन ऑर्डर जीरो ऑर्डर बारे बात करें तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो dx अपॉन dt इक्वल के जीरो, एक पावर जीरो, किसी पावर जीरो मतलब 1 होगा। तो dx अपॉन dt इक्वल आएगा के जीरो। तो dx बराबर के जीरो टी ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन दी बोथ साइड। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल के जीरो प्लस टी प्लस सी। अब अप्लाई द इनिशियल कंडीशन। हम बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन के बारे में। तो इनिशियल कंडीशन पे इनिशियल वाला यहाँ पे टाइम जीरो था तो x की वैल्यू क्या थी, जीरो। टाइम जीरो था, x की वैल्यू क्या थी, जीरो। तो यहाँ पे लिखिए, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब तो यहाँ पे क्या है, अप्लाई द इनिशियल कंडीशन t इक्वल जीरो देन x इक्वल जीरो। अब इस वैल्यू को t इक्वल जीरो और x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। सॉरी यहाँ पे इक्वेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन 2 में। इनिशियल कंडीशन पे टाइम जीरो था तो x की वैल्यू क्या थी, जीरो। और इस वैल्यू कहाँ पुट कर दिए, इक्वेशन 2 में। x की जगह क्या रखेंगे, जीरो माइनस के जीरो इंटू टी की वैल्यू क्या थी, जीरो प्लस सी। तो c बराबर क्या आ गया, जीरो। c बराबर क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। अब जो c की वैल्यू आई है वो कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, के जीरो प्लस टी होगा, सही है। यहाँ क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल के जीरो इंटू टी प्लस, यहाँ पे सी जो क्या रखेंगे, जीरो। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, के जीरो इंटू टी। तो के जीरो बराबर क्या होगा, x अपॉन टी। ये होता है हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और बच्चों आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बस एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और यूनिट क्या होती है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और दूसरा पूछा जाता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला है कि जीरो इक्वल क्या होता है, x अपॉन टी होता है। तो इसको आप लोग नोट करिए। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। वो कौन से एग्जाम्पल हैं, H2 प्लस Cl2 से क्या बनना है, 2HCl। किसके प्रेजेंस में, H न्यू के प्रेजेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2HI से क्या बनना है, H2 प्लस I2। ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, 2NH3 की बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, N2 प्लस 3H2। अगर इन तीनों की हम बात करें, रेट की बात करें तो इसका रेट क्या होगा बच्चों, सिर्फ K होगा। बात समझ में आ रही, रेट क्या होगा सबका, K होगा। इसको नोट करिए। यहाँ पर रेट क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर रेट क्या लिखेंगे, K, या लिख सकते हैं A की पावर 0 और किसी की पावर 0 मतलब क्या होगा, 1 होगा।
तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे कितनी होगी, 2। ऑर्डर क्या होगा, 0 ऑर्डर। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर 0 ऑर्डर, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 और ऑर्डर क्या होगा, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये 3 एग्जाम्पल है बच्चों। तीनों एग्जाम्पल को आपको एज सच आपको याद करना है। इन तीनों एग्जाम्पल को आपको एज सच आपको याद करना है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग नोट करिए। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक चीज और बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हाफ लाइफ क्या होता है। चलिए, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन का 50% कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो 0 ऑर्डर के लिए ध्यान सुना, क्या हमारा फॉर्मूला आया था, K0 इक्वल क्या आया था, x/t। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, a/2 और t की जगह क्या लिखते हैं बच्चों, t की जगह क्या लिखेंगे, t हाफ। तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर दीजिए, तो K0 इक्वल क्या हो जाएगा, K0 इक्वल हो जाएगा a/2 इनटू t की जगह क्या रखेंगे, t हाफ। तो t हाफ इक्वल क्या हो जाएगा, a/2k। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, बस आपको फार्मूला याद करना है कि 0 ऑर्डर के लिए हमारा हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, तो t हाफ इक्वल a/2k। तो यहाँ पे 0 ऑर्डर केस में देख रहे हैं कि 0 ऑर्डर केस में हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर 0 ऑर्डर की बात करें तो 0 ऑर्डर में t हाफ और कंसंट्रेशन के बीच अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा, ये ग्राफ मिलेगा। मीन्स 0 ऑर्डर के केस में फार्मूला याद करिए और बच्चों ग्राफ याद कर लीजिए। 0 ऑर्डर में क्या होगा, t हाफ इक्वल कर a/2k में t हाफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। तो जो ग्राफ डायरेक्टली मिला तो हमारा ग्राफ ये मिलेगा। तो 3 ग्राफ बच्चों आपको याद करना है 0 ऑर्डर के केस में, t हाफ, कंसंट्रेशन। हम इसको नोट करिए, फिर बता दे रहे हैं। आपको 3 एग्जाम्पल आपको याद करना है। कौन कौन से एग्जाम्पल थे, एक अमोनिया के एग्जाम्पल, दूसरा HCl के एग्जाम्पल और तीसरा H2 का एग्जाम्पल। इसके बाद 2 फार्मूले आपको याद करना है। ये तो K0 इक्वल क्या होगा, x/t। दूसरा फार्मूला क्या था, t हाफ इक्वल a/2k। इसके बाद आपको 3 ग्राफ याद करने हैं। पहला आप याद करिए dx/dt और कंसंट्रेशन। तो 0 ऑर्डर केस में रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ग्राफ ही मिलेगा। दूसरा ग्राफ क्या था, t हाफ और कंसंट्रेशन के बीच का जो ग्राफ था बच्चों क्या था, ये था। और एक ग्राफ और आप याद कर लीजिए, अगर कभी आपके एग्जाम पूछा जाए कम से कम आप समझ लीजिए, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है ये ग्राफ होता है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है बच्चों, ये ग्राफ होता है। इसके बाद जो चौथा आपसे पूछा जाता है यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या होती है 0 ऑर्डर केस में, फार्मूला बताया था मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये होती है यूनिट। इससे ज़्यादा आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। या तो ग्राफ दिया रहेगा, पूछ लेगा कौन सा ऑर्डर है, ग्राफ आपको याद कर लेंगे, 3 एग्जाम्पल और साथ में यूनिट। इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। चलिए अब आ जाए बच्चों फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो इसको आप नोट करिए। चलिए हेडिंग डालिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए जीरो ऑर्डर आप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और उसके पावर क्या होगा 1 होगा। तो जीरो ऑर्डर केस में बात करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 1 होगा। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करें जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में सपोज आपके कोई रिएक्शन दिया गया ए और ए से आपका बनना है पी। इसको थोड़ा समझना बच्चों, जब टाइम क्या था 0, उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा 0 और प्रोडक्ट कितना बनेगा, सॉरी ए कितना था स्मॉल ए, प्रोडक्ट कितना था 0। जब आपने टाइम तो क्या रखा t, तो रिएक्शन होना शुरू हो गया। रिएक्टेंट कितना बचा a माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट कितना बना x। मीन्स a से x आपका निकल गया तो हमारा बन गया प्रोडक्ट बन गया। यहाँ तक आपको ये समझ में आ रही होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि apply law of mass action, apply the law of mass action। तो यहाँ पे देखिए dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस x, बोल सकते हैं। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ क्या लेंगे a माइनस एक्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए dx अपॉन dt इक्वल यहाँ बोलिए k1 a माइनस एक्स। k1 क्या होगा, रेट कांस्टेंट, किसके लिए 1 मतलब बता रहा है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लिखिए ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन दी बोथ साइड, आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब आपको करना क्या है, इस इक्वेशन 1 में क्या करिए इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले इसको आप फिट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल क्या बोलेंगे k1 dt, dx अपॉन a माइनस एक्स k1 dt। यहाँ तो समझ में आ गया होगा dx अपॉन a माइनस एक्स, dx a अपॉन माइनस यहाँ अपना k1 dt। ठीक है, अब क्या करिए इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट, इसको आपने 1 माना, इसको आप 2 मान लीजिए। तो इंटीग्रेटिंग ऑन दी बोथ साइड, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स, इसका जब आपने इंटीग्रेशन किया k1 dt। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस ln a माइनस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा k1 t प्लस c। आप जब इसका इंटीग्रेट करेंगे माइनस ln a माइनस एक्स आएगा इक्वल k1 t प्लस c। यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ पे नोट करिए अप्लाई द इनिशियल कंडीशन, अप्लाई द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल में जब टाइम क्या था 0, x की वैल्यू क्या थी 0, तो इस वैल्यू को t और x की वैल्यू
इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए थर्ड वाले में। तो यहाँ क्या बनेगा माइनस ln a माइनस 0 इक्वल k1 इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस c। तो c बराबर क्या आ गया माइनस ln a। यहाँ पे देखिए c की वैल्यू बच्चों क्या है, c की वैल्यू आ गई, c बराबर आया माइनस ln a। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या करिए, अभी जो c की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c in इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना बच्चों, c की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में आपको पुट करना है। अब जो c की वैल्यू आई है आपको किस वाले इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर देना है। देखिए आपका क्या आ जाएगा माइनस log a माइनस x इक्वल क्या आ जाएगा k1 t और c की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस ln a। सॉरी यहाँ पे ln होगा माइनस ln a माइनस x इक्वल k1 t माइनस ln a। या आप क्या बोल सकते हैं k1 t बराबर इसको इधर लाके प्लस आ जाएगा ln a माइनस x बोल सकते हैं बच्चों। तो k1 बराबर आप क्या बोल सकते हो 1 अपान t ln a माइनस ln a माइनस x क्या लिख सकते हैं बच्चे a माइनस x। ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला। अब यहाँ सुनो के हमारा क्या होगा रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी क्या होगा टाइम, ए क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियल, ए माइनस एक्स क्या होगा आफ्टर टाइम, मतलब ए कितना रिड्यूस हुआ, जैसे समझ अपनी व्याख्या कराएंगे। ए क्या होगा बच्चों हमारा इनिशियल होगा, ए क्या होगा इनिशियल होगा, ए माइनस एक्स क्या हुआ मीन्स ए रिड्यूस होकर कितना बचा ए माइनस एक्स, मीन्स ए माइनस एक्स क्या होगा जो रिएक्टेंट है रिड्यूस होकर कितना बचा ए माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है। जब आप एलन को लॉग में चेंज करते हैं, यहाँ पे लॉग एलन को लॉग में चेंज करते हैं तो वहां पे आपका लॉग क्या होता है 2.303 हो जाता है। तो k बराबर 2.303 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स। आपको बच्चों इसी फार्मूले को आपको एज सच आपको याद करना है। इस फार्मूले को जब आप याद कर लेंगे आपको देखिएगा न्यूमेरिकल बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चीजें पहले बार समझिए फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम बात करें तो बच्चों जी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम किसके बारे में बात कर रहे थे एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस क्या होता है रेट ऑफ द रिएक्शन मींस रेट ऑफ द रिएक्शन मीन dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 1। यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1 है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सपोज एक रिएक्शन दिया गया A से P बन रहा है, जब टाइम t 0 था इसका कंसंट्रेशन A होगा, ये 0 होगा। जब टाइम t दिया A माइनस एक्स तो प्रोडक्ट कितना बने x, मतलब A जो है रिड्यूस होकर कितना बचा A माइनस एक्स। मीनिंग समझे A रिड्यूस होकर कितना बचा A माइनस एक्स, प्रोडक्ट कितना बचा x बना। अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन या dx अपॉन dt या dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 1 बोलेंगे, a माइनस एक्स की पावर 1। तो यहाँ पे जब इसको आप हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, तो dx अपॉन dt को क्या होगा k1 a माइनस एक्स, k1 क्या होगा रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आप उसको आप अरेंज कर लीजिए, तो dx अपॉन a माइनस एक्स, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल क्या हो k1 dt। फिर क्या आप लिखिएगा इंटीग्रेटिंग ऑन दी बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपने उसको इंटीग्रेट किया, तो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल k1 dt। जब आप इसका इंटीग्रेट करते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स का, तो मैथमेटिक्स वाले जानते हैं क्या आएगा माइनस ln a माइनस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या k1 t प्लस c, ये आ गया। आपने इसको माना इक्वेशन थर्ड आपने माना। अब यहाँ पे लिखे अप्लाई द इनिशियल कंडीशन, आपको इनिशियल कंडीशन यही होगा। इनिशियल कंडीशन में टाइम क्या था 0, जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू क्या थी 0। तो अब क्या करना है t और x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा माइनस ln a माइनस 0 इक्वल k1 t की वैल्यू 0, k1 इंटू 0 प्लस c। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा माइनस ln a। तो c की वैल्यू मतलब कि जो आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू लिया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस ln a। अब क्या करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, जो c की वैल्यू आई है आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब इस इक्वेशन पुट करेंगे तो माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल k1 t और c की वैल्यू क्या है माइनस ln a। यहाँ देखिए माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल k1 t माइनस ln a, k1 t इसको आप इधर लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, माइनस ln a को आप इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो k1 t बराबर ln a माइनस ln a माइनस एक्स, तो k1 बराबर 1 अपॉन t। जब ln a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस एक्स, ln a माइनस एक्स को क्या लिखेंगे ln a अपॉन a माइनस एक्स। जब ln को लॉग में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स होता है। यहाँ तक तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ग्राफ में देखिए, यहाँ पे देखिए तो रेट ऑफ द रिएक्शन, देखिए dx अपॉन dt और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ कैसा मिलेगा बताइए बच्चों। कंसंट्रेशन इनके बीच का जो ग्राफ मिलेगा ये ग्राफ मिलेगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच का जो ग्राफ मिलेगा ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ मिलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। चलिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में थोड़ा बच्चों देख लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर की क्या होता है कि जब कोई भी आप रिएक्शन करा रहे हैं उस रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड देखिए ये फार्मूला आ गया, तो टी की जगह क्या रखेंगे टी इक्वल लिखेंगे टी हाफ, और ए बराबर क्या बोलेंगे x/2, ए की जगह क्या रखेंगे x/2, टी की जगह क्या रखेंगे टी हाफ। अब आप इस फार्मूले में रख दीजिए, तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग एक जगह क्या रखेंगे x/2 अपॉन x/2 माइनस x। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो k बराबर आ जाएगा आपका 2.30 अपॉन टी हाफ
log x अपॉन 2 अपॉन एक मिनट यहाँ से गड़बड़ा दिया। चलिए हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। चलिए तो हाफ लाइफ कैसे इसका निकालते हैं तो ध्यान से रखिएगा। टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह आप रखेंगे टी हाफ और एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों a बाई 2। एक्स की जगह क्या रखोगे a बाई 2 रखेंगे। अब इस वैल्यू पे आप पुट कर दीजिए। जब आप वैल्यू पुट करेंगे लेकिन क्या आएगा, आ जाएगा a बराबर 2.303 अपान टी हाफ log a अपान a माइनस और यहाँ a बाई 2। आप इसको सॉल्व करिए, k बराबर आ जाएगा 2.303 अपान टी हाफ log a अपान इधर चला जाएगा 2a कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा a अपान 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला आएगा और k बराबर आ जाएगा 2.303 अपान टी हाफ log 2। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर नोट करिए, या टी हाफ बराबर क्या लिख देंगे, टी हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 अपान के और log 2 की वैल्यू होती है 0.301। जब आप इसको सॉल्व करेंगे टी हाफ बराबर आएगा 0.693 अपान के। इस फार्मूले को बच्चों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको सिर्फ दो फार्मूले याद करने हैं। फर्स्ट ऑर्डर में जो फार्मूला होगा 2.303 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स और टी हाफ को जो फार्मूला होता है 0.693 अपान के होता है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे आपने किया कि k बराबर 2.303 टी हाफ log a एक्स जगह क्या रखेंगे a माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा k बराबर 2.303 टी हाफ log 2, या टी हाफ इधर लाएंगे तो k इधर आ जाएगा, तो टी हाफ ऊपर क्या हो जाएगा 2.303 अपान k और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0.693 के, तो टी हाफ इक्वल ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या हमारा टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच जो ग्राफ मिलेगा ये ग्राफ मिलेगा। बात समझ में आ रही? टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच जो ग्राफ मिलेगा ये ग्राफ मिलेगा। ये किसके लिए था? फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन जीरो ऑर्डर में क्या होता बच्चों, टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ ये था, क्योंकि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था a अपान 2k और जीरो ऑर्डर में टी हाफ का फार्मूला क्या होता है 0.693 अपान k। इस तरह ये आपके डेरिवेशन बच्चों कंप्लीट होता है और डेरिवेशन में सिर्फ आपको फार्मूले याद करने हैं और जो एक दो ग्राफ होता है बस आपको उसी ग्राफ को देखना है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो कैसे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आप इसको नोट करिए।
इसके कुछ एग्जाम्पल बच्चों नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल पूछ लेता है पहला एग्जाम्पल है आपका C2H4। इसका जब आपने हाइड्रोजनेशन कराया क्या बनेगा C2H6। ये हमारा क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। दूसरा है आपका N2O5। N2O5 से क्या बनेगा N2O4 प्लस O2। तीसरा एग्जाम्पल लिख लो N2O से क्या बनना है आपका N2 प्लस हाफ O2। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। इन सारे एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और जो भी डाउट हो आप अपने डाउट को भी क्लियर करते जाइए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। हम कल का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में सिर्फ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और जितने भी सीबीएसई में पूछे गए हैं प्रॉब्लम उन सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में सारी चीज़ों पर कल हम डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। आप लोग समझ में आ रहा होगा। बस डेरिवेशन को आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको फार्मूले याद करने हैं, ग्राफ याद करना है बस। डेरिवेशन आप एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपको डेरिवेशन प्रैक्टिस करना हो तो आप कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई कंपलसरी नहीं है। तो आज के लिए इतना है बच्चों।